हेलो एंड वेलकम टू साइक स्पेस। अक्सर हम ये करते हैं कि लोगों को हम कैटेगरिकली ट्रॉमा की लिस्ट में बांट देते हैं। एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो अक्सर जो है कोई भी सदमा हो गया, किसी की डेथ हो गई या कोई और बड़ा सदमा हो गया तो रो लेंगे या बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बोल लेंगे या फिर और भी तरीके से इमोशनल कैथारसिस कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा ट्रॉमा सेंट्रिक नहीं होते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले पर्सनालिटी को हम इस तरीके से बांटते हैं कि वो लोग सदमे में होते हैं, वो लोग ज़्यादा इमोशनल कैथारसिस नहीं कर पाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि दहशत में है या हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सदमा लग गया। तो इस कैटेगरी के लोगों को हम ये बांट देते हैं कि ये ज़्यादा ट्रॉमेटिक पर्सनालिटी है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि इमोशनल कैथारसिस से फ़र्क पड़ता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल कैथारसिस अगर हुई है तो वो सही तरीके से हुई है। तो कभी कभी इमोशनल कैथारसिस सही तरीके से पिन पॉइंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इस कैटेगरी वाले लोगों को भी ट्रॉमा फील होता है। तो ये चीज़ का डिस्टिंक्शन बनाना हमको ज़रूरी है। आज हम ट्रॉमा सीरीज की लास्ट वीडियो में हर वीडियो की तरह उसकी हीलिंग की बात करेंगे। तो किस तरीके से रिजोल्यूशन पे पहुंचा जा सकता है, किस तरीके से ट्रॉमा को जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ समझने की ये है कि जितने भी लोग ट्रॉमा फील करते हैं उनका परसेप्शन काफ़ी अलग होता है बाकी लोगों से। जैसे कि आपको लगेगा कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट वो सेंसिटिव अपने लिए नहीं है, वो आपके लिए है, क्योंकि उसने ऐसा टेरिबल इवेंट फील किया हुआ है। उसकी मेमोरी इस तरह से ट्विंगल्ड है कि वो आपसे जो है, आपको लग रहा है ऐसा कि वो जो है सेंसिटिव हो गए हैं, बट उनके हिसाब से वो टेरिफाइड फील कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो लोगों के पास जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको बुली किया गया है, क्योंकि उनको इस तरीके से सताया गया है, क्योंकि बचपन में उनको इस तरीके की पेरेंटिंग नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मेमोरी काफ़ी ट्विस्ट हो जाती हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ पतंग की डोर का। तो पतंग की डोर अक्सर बचपन में जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोर बच जाती है, काफ़ी आपस में बिल्कुल ट्विस्टेड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ से काट देते हैं उसको, जो ट्विस्टेड पार्ट होता है काट के निकाल देते हैं। अब जब काट के निकाल दिए तो जो सीधा पार्ट होता है उसको फिर उसको लेके, डोर को लेके हम पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरीके से होती है। तो वो जो ट्विस्टेड पार्ट होता है उस पर हम पेशेंसली कभी कभी काम भी करते हैं। क्या करते हैं कि हम उसको बैठकर सब्र के साथ उसको एक एक चीज़ को जो है हटाने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ को जो है उसको अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि डोर फिर से सीधी हो जाए। तो वो काम के लिए दो चीज़ चाहिए होती है। एक, कोई इंसान जो उसको अलग करे, दूसरा इंसान के अंदर पेशेंस। तो इसी तरीके से, इसी मेटाफोर को समझते हुए हम इसी ट्रॉमा हीलिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर जो इंसान होते हैं ट्रॉमेटिक इंसान, जिनको ट्रॉमा फील हुआ होता है, तो उनकी मेमोरीज जो है उसी तरीके से ट्विस्टेड होती हैं। अब वो ट्विस्टेड मेमोरीज तब तक जो है रिजोल्यूट नहीं हो पाएगी जब तक कभी उस चीज़ पे बात नहीं होगी, जब तक वो उसके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में नहीं आएगी। तो उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाने का तरीका क्या है? उसके साथ बैठ के बात करना। तो साइकोथेरेपी का यही प्रोसेस होता है। साइकोथेरेपी में चीज़ें जो है नीचे से ला के जो है ऊपर लाई जाती है सरफेस पे, फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट किस बात का पैसा लेता है? साइकोलॉजिस्ट बस अपने पेशेंस रखने का, वहां पे बात सुनने का पैसा लेता है, इम्पैथी के साथ, एक पर्सनल कॉन्ग्रुएंस के साथ जो कि क्लाइंट के साथ उसकी बनती है, उस चीज़ को लेके जो है वो पैसा लेता है। तो इसी तरीके से वो जो है फिर अपनी ट्रॉमेटिक मेमोरी सबकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में लाता है और फिर एक रिजोल्यूशन निकल के आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की अहमियत है, एक जेन्युइन पर्सन की और एक उसके पेशेंस की। तो हमने एक वीडियो में अपने बात की थी कि हाउ टू फाइंड ए जेन्युइन पर्सन, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो खैर, अब ये दो चीज़ें पूरी होने के बाद आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं वो सबकॉन्शियस होती हैं और हमारा कॉन्शियस इस तरीके से काम करता है कि उस मेमोरीज को कभी टच ही नहीं करता और उस मेमोरीज को ना टच करते हुए निकल जाता है। और जिस वक्त टच करने की कोशिश करता है उस वक्त हम अक्सर ट्रिगर्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जिसका कि लोगों को भी बुरा लगता है, हमको खुद को भी बाद में गिल्ट होता है। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस हमारी काम करती है। मगर हमको पता है कि ये अनकॉन्शियस में जब है तो उसको ऊपर कॉन्शियसनेस में ला के उस चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो हम पूरी बचपन की इवेंट्स को तो निकाल नहीं सकते हैं, जाके पूरे बचपन के इवेंट को तो खंगाल नहीं सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो भी प्रेजेंट इवेंट में हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी प्रॉब्लम है,
उसको लेके फिर हम बचपन की तरफ लीड करेंगे। जैसे कोई किसी से आपको डर लग रहा है, किसी मान लीजिए कोई भी फोबिया है किसी तरीके का आपको जेन्युइन, कभी कभी इंसानों से भी फोबिया होता है किसी सर्टेन टाइप के इंसान से, तो आप फिर उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि बचपन में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि जिस वजह से मुझे आज ये चीज सता रही है, जिस वजह से मैं आज इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो वो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके आप पास्ट में जाएंगे और उसको खोज के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंडीशन हमेशा यही है कि उसके लिए कोई एक सामने होना जरूरी है जो कि आपकी बात पेशेंटली सुन सके। दूसरी चीज फिर आप जो है उस पर किस तरीके से काम करना है, उसको जो है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ निकालने की या लाने की कोशिश करनी है, बहुत ही पेशेंसली। प्रोसेस की बात तो ठीक है कि अनकॉन्शियस को कॉन्शियसनेस में लाना, पर उससे पहले चीज है कि कोई इंसान जो है बिलीव करने वाला होना चाहिए। तो ये बिलीवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ, कभी कभी कोई इंसान बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सामने वाला कोई रहता है तो वो बिल्कुल डिनाई कर देता है इस चीज को, जिससे कि वो ट्रॉमा सफर किया हुआ इंसान खुद नेग्लिजेंस में चला जाता है और अपने आप को जो है दोष देता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ होगा, क्योंकि सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीजें अक्सर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। तो कभी कभी कोई भी वियर्ड से वियर्ड प्रॉब्लम जब लाए सामने आपके, तो इस वजह से सुन लेना चाहिए कि कहीं ये चीज रियल ना हो और कहीं ये चीज आगे चल के इसके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। आज मैं सुन लूंगा तो हो सकता है ये चीज यहीं पे रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है इमोशनल कैथारसिस इसी तरीके से यहाँ पे हो जाए, आगे चल के इसके लिए ये ट्रॉमेटिक मेमोरीज में ना कन्वर्ट हो। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से डिसोसिएशन हो जाता है इमोशंस का, मेमोरी का और थिंकिंग का। इमोशंस कुछ और कह रहा होता है, हमारी मेमोरीज और थिंकिंग कुछ और कह रही होती है। कभी कभी हमारी मेमोरीज कुछ होती है बट हम उससे रिलेटेड इमोशंस और थिंकिंग उस तरीके से नहीं फील कर पाते हैं, तो तीनों चीजें एक साथ नहीं चल रही होती हैं। तो ट्रॉमा में इसी तरीके से होता है। तो तीनों चीजों को एक साथ लाने के लिए उसको जो है अनकॉन्शियस को रिजॉल्व करना किसी जेन्युइन पर्सन के सामने काफी जरूरी हो जाता है। तो जैसे जैसे फिर हम इस चीजों पे बात करेंगे, पेशेंसली बैठ के चीजें जो है धीरे धीरे जो है वो जो मेटाफोर हमने बताया था पहले कि किस तरीके से डोर जो है पतंग की, वो धीरे धीरे सुलझती जाएगी, फिर वो एक उलझी हुई डोर सीधी बन जाएगी और फिर जो है पतंग उड़ना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से मेंटल ट्रॉमा जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, आप सही तरीके से देखिए। एक तो ट्रॉमा के जो इवेंट्स हैं उसका, और एक जो है किसी के ना होने का, जेन्युइन पर्सन के ना होने का। क्योंकि जब ट्रॉमा इवेंट हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, तो दूसरा पर्सन कोई है वो उस चीज को तुरंत रिजॉल्व कर दिया, तो ट्रॉमेटिक इवेंट जो है बिल्कुल कभी कभी निग्लेक्ट हो जाता है या कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। बट अगर कोई नहीं है तो वो चीज जो है ट्रॉमा में क्रिएट हो जाती है। तो ये तो रही इंडिविजुअल ट्रॉमा है। फिर से हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल वर्क कर रहा है मगर बिना दूसरे पर्सन के साथ नहीं पॉसिबल है। तो इंडिविजुअल अकेले बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए करना उसको। तो अब इंडिविजुअल हीलिंग के बाद हम कल्चरल ट्रॉमा हीलिंग की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि लोग बात करते नहीं है। तो कल्चरल ट्रॉमा हीलिंग ऐसे पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, ये कलेक्टिव ट्रॉमा है। आप पूरी कम्युनिटी को लेके बैठ के जेन्युइनली बात तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर लेवल पे हमको जो है चीज़ों को सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी जिम्मेदार है, स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, मगर आप अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अवेयरनेस खुद बढ़ा सकते हैं। आप जिस तरीके से अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उन लोगों को जो बायस्ड हैं उनके खिलाफ, उन बायस्ड में नहीं फंसेंगे बल्कि एक इंसानियत की नज़र से देखना शुरू कर देंगे, तो वो लोग धीरे धीरे जो है आपसे जो है अटैच हो जाएंगे। और ये चीज़ की अवेयरनेस जब धीरे धीरे बढ़ती रहेगी सोसाइटी में, तो आगे चल के जो है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे हैं वो जो है काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, तो इस चीज़ की अवेयरनेस पे धीरे धीरे वो भी काम करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है कल्चरल ट्रॉमा को हील करना, ये इतना इजी नहीं है। ना तो मैं इस चीज़ को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंडिविजुअल ट्रॉमा को लेके तो मैं कभी कभी ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, बट कलेक्टिव ट्रॉमा को लेके अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। बट फिर भी आप अपने लेवल पे सामने वाले को जो है किस तरीके से हम उसके ट्रॉमा को समझ के उसको जो है कोशिश कर सकते हैं रिजॉल्व करने की, उसकी कलेक्टिव ट्रॉमा को एटलीस्ट हम समझ सके, ताकि वो जो है एटलीस्ट उसके अंदर ये फीलिंग आ सके कि हाँ कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं। तो इस चीज़ पे जो है ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है बतौर उसके हील करने की। अक्सर हम कहते हैं कि जो लोग मेंटल हेल्थ सीख नहीं करते हैं, बाबा वगैरह के पास जाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग काफ़ी इग्नोरेंट हैं। बाबा के पास जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ
सीख नहीं कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम स्ट्रक्चरल लेवल पे काम कहाँ कर रहे हो, स्ट्रक्चरल लेवल पे तुम किसको किस तरीके से देख रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे। तो खैर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, अब मेंटल हेल्थ पे मैं बात करने लगूंगा, किस तरह से मेंटल हेल्थ का स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो आगे हम इस चीज़ पे और फर्दर बात करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेके। तो खैर आप इसी तरीके से अवेयरनेस बढ़ाते रहिए, और इंडिविजुअल ट्रॉमा के साथ साथ कलेक्टिव ट्रॉमा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोनों तरीके से जो है, जब आप प्रॉस्पर करेंगे तो आपकी सोसाइटी भी साथ साथ में पूरी प्रॉस्पर होगी। तब तक आप ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।